प्यारे बच्चों, क्लास 12th के अर्थशास्त्र में आज हम लोग ग्रुप बी चैप्टर 4 को समझेंगे। चैप्टर लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के आइकन को दबा दें, क्योंकि उसी से आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। और साथ में कहना चाहते हैं कि अगर आपको नोट्स का ज़रूरत है तो आप मेरे ब्लॉगर के साइट में भी जाके नोट्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 का पहला पार्ट समझते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट को समझेंगे। कुल मांग की परिभाषा दे, इसके प्रमुख तत्व क्या है, अथवा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा एक रेखाचित्र की सहायता से कुल मांग की अवधारणा की व्याख्या करें, अथवा संपूर्ण मांग से आप क्या समझते हैं, संपूर्ण मांग के घटकों का संक्षेप में वर्णन करें। तो कुल मांग या समग्र मांग वह कुल व्यय है जो लोग एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने पर खर्च करने की योजना बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड को मापते समय हम सदा लोगों द्वारा किए जाने वाले आयोजित व्यय या प्रत्याशित व्यय के संदर्भ में बात करते हैं। मतलब यदि हम कहीं मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जाते हैं तो घर से हम लोग लिस्ट बना के चलते हैं कि हमको ये सामान बाज़ार से खरीदना है। खरीदे नहीं है, लेकिन अभी पहले योजना बनाए है। तो वैसे ही मांग को हम लोग समग्र मांग कहते हैं। मतलब आयोजित व्यय उसको हम लोग कहेंगे, या फिर प्रत्याशित व्यय, मतलब सोचा हुआ कि हमको ये सामान खरीदना है। तो कुल मांग के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है निजी उपभोग व्यय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सी बोलेंगे। इसमें देश के गृहस्थों परिवारों द्वारा एक लेखा वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च में सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए की गई मांग को शामिल किया जाता है। मतलब परिवार के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा जो उपभोग वस्तु और सेवाओं का जो मांग किया जाएगा उसी को हम लोग निजी उपभोग व्यय कहेंगे। निजी निवेश मांग क्या है, तो इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। इससे अभिप्राय निजी निवेशकर्ताओं द्वारा पूंजी पदार्थों की खरीद पर करने वाले व्यय से है। मतलब अगर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कमाने के उद्देश्य से, तो उसमें जो मेरा पैसा खर्च होगा उसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। सरकारी व्यय, इसमें सरकारी उपभोग में व्यय तथा सरकारी निवेश व्यय दोनों शामिल होते हैं। सरकारी उपभोग व्यय से अभिप्राय सैन्य सुरक्षा प्रयोग के लिए वस्तुओं के उपभोग की खरीद पर खर्च। सरकारी निवेश व्यय से अभिप्राय सड़कों, डेमों तथा पुलों के निर्माण पर किया जाने वाला व्यय है। शुद्ध निर्यात मतलब x-m, विदेशियों द्वारा हमारी वस्तु के लिए किए गए व्यय को अर्थव्यवस्था में कुल व्यय या समग्र मांग में जोड़ा जाता है, जबकि आयात पर किए जाने वाले व्यय को घटाया जाता है। अतः x-m शुद्ध निर्यात को समग्र मांग एग्रीगेट डिमांड में जोड़ा जाता है। अतः समग्र मांग के प्रमुख तत्व है AD = C + I + G + x-m। खुली अर्थव्यवस्था में, खुली अर्थव्यवस्था मतलब होता है जिसका दूसरों देशों के साथ व्यापार व्यवसाय होता है। और AD = C + I बंद अर्थव्यवस्था है, मतलब किसी देश का किसी के साथ व्यापार व्यवसाय नहीं होता है। जहाँ AD = समग्र मांग है, C निवेश उपभोग व्यय है, I है सो निजी निवेश व्यय है और G सरकारी व्यय है। x-m शुद्ध निर्यात है। इसको हम लोग ग्राफ से समझ सकते हैं। y अक्ष पर समग्र मांग को लिए हैं और x अक्ष पर आय और रोजगार को लिए। ये समग्र मांग का रेखा है जो आय रोजगार की मात्रा बढ़ती जाती है तो कुल मांग भी बढ़ती जाती है। मतलब आय और रोजगार बढ़ेगा तो कुल और मांग भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवाह तथा स्टॉक में अंतर स्पष्ट करें। स्टॉक, तो स्टॉक का अर्थ किसी एक विशेष समय बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा से है। प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। स्टॉक का कोई समय परिमाप नहीं होता है। प्रवाह का समय परिमाप होता है, जैसे प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति मास। स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है। उदाहरण, मुद्रा का परिणाम, धन, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, टंकी में रखा पानी, ये सब स्टॉक के उदाहरण है। प्रवाह का उदाहरण है उपभोग, निवेश, आय, नदी में जल। कहने मतलब है जो गोदाम में मेरा माल पड़ा हुआ है वो स्टॉक है, और जो दुकान में हम रखे हैं बेचने के लिए सामने में, वो मेरा प्रवाह है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता फलन की धारणा का उल्लेख करें। उपभोग फलन की अवधारणा का सचित्र वर्णन करें।
तो लॉर्ड्स J.M. केन्स, जिसके आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में उपभोग फलन का वर्णन किया है। किसी भी समाज में उपभोग मुख्यतः आय पर निर्भर करता है। उपभोग तथा आय में संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। मतलब जो हम खर्च करते हैं वो मेरे पास पैसा रहेगा तो ही तो हम खर्चा करेंगे, तो इसलिए उपभोग आय पर निर्भर करता है और इसी संबंध को हम लोग उपभोग फलन कहते हैं। है C बराबर फंक्शन ऑफ Y, जहाँ C उपभोग आय है, Y है सो आय है और F फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली अनुसूची को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे राष्ट्रीय आय के स्तर में बढ़ोतरी होती है, उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में वृद्धि राष्ट्रीय आय की वृद्धि की तुलना में कम होती है। कहने मतलब है कि जब पैसा आदमी के पास पैसा कम रहता है तो उपभोग पर वो ज़्यादा खर्च करता है। जब उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा आने लगता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उपभोग कम करता है और बाकी पैसा बचत करता है। इसको हम लोग तालिका से देखते हैं। जब आय मेरा 0 है तो उपभोग पर 20 खर्चा करें, मतलब अभी भी कहीं से हम लोग मांग के व्यवस्था करके खर्चा करें। जब आय मेरा बढ़कर 60 हो जाता है तो उपभोग पर 70 खर्चा होता है, और जब आय मेरा बढ़कर 120 होता है तो उपभोग पर खर्चा 120 होता है। उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ता है उपभोग पर खर्चा कम होने लगता है। तो इसी को हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि आय के अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। ये चित्र में भी यही चीज़ दिखाया गया है। ये C उपभोग की रेखा है। शुरू में उपभोग कितना हो रहा है, OC1, और आय है OY1। उसके बाद आय में वृद्धि OY1 से बढ़कर OY2 हो जाती है, तो मेरा उपभोग में वृद्धि OC1 से बढ़कर OC2 हो जाती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जितना उपभोग में वृद्धि हुआ उससे ज़्यादा आय में वृद्धि हो। कहने मतलब है कि आय में जिस अनुपात में वृद्धि हो रही है उपभोग में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही है। तो जो नहीं हो रही है वो कितना का डिफरेंस है, SS1 का, मतलब ये पैसा मेरा बचत हो रहा है। चित्र से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि की अपेक्षा उपभोग में वृद्धि कम होती है। C1 C2 लेस देन Y1 Y2। अगला क्वेश्चन है बचत फलन क्या है, व्याख्या करें। बचत प्रवृत्ति या बचत फलन एक दिए हुए आय स्तर पर परिवारों की बचत करने की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। यह बचत और आय के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। S बराबर फंक्शन ऑफ Y, मतलब आय का वह अनुपात जो हम बचत करते हैं। मतलब उपभोग 10 रुपया में अगर हम 2 रुपया क्या करते हैं, खाते हैं, तो 8 रुपया मेरा क्या हुआ, बच गया। तो आय और बचत के संबंध को हम लोग बचत फलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है चित्र की सहायता से अल्प रोजगार संतुलन की अवधारणा की व्याख्या करें। उसी चित्र पर पूर्ण रोजगार संतुलन प्राप्त करने के लिए जरूरी अतिरिक्त निवेश व्यय को दिखलाएं। तो न्यून मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से कम होती है। इसके फलस्वरूप समग्र मांग को उपलब्ध स्तर के बराबर करने के लिए समग्र पूर्ति को कम कर दिया जाता है। अतः समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पूर्ण रोजगार से कम स्तर पर बराबर हो जाते हैं। अन्य शब्दों में अर्थव्यवस्था में अपूर्ण या अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। मतलब बाजार में जितना मांग होना चाहिए सामान बहुत ज़्यादा है और मांग कम है, तो उसको हम लोग न्यून मांग कहेंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। यहाँ हम लोग चित्र में देख रहे हैं, ये ADF समग्र मांग की रेखा है और F मतलब पूर्ण रोजगार का स्तर पर, और ADU है सो अल्प रोजगार संतुलन पर समग्र मांग की रेखा है। तो Y अक्ष पर आय उत्पादन रोजगार को लिया गया, Y अक्ष पर समग्र मांग को लिया गया। हम लोग देख रहे हैं कि संतुलन कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ अंतर हम लोग देख रहे हैं, FM में CM को घटा देंगे तो FC है, क्या है, ये अभावी मांग को दर्शाता है। और दूसरा संतुलन हम लोग देख रहे हैं कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर अल्प रोजगार संतुलन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बाजार में न्यून मांग पाया जा रहा है, सामान ज़्यादा है और उसकी अपेक्षा मांग कम है। चित्र में पूर्ण क्षमता या पूर्ण रोजगार स्तर पर उत्पादन करने हेतु मांग के वांछित स्तर को ADF द्वारा दिखाया गया है। यह MF के बराबर है, परंतु यदि संतुलन E बिंदु पर स्थापित हो जाता है तब यह
न्यून मांग की स्थिति अथवा अल्प रोजगार संतुलन की स्थिति होगी। तो न्यून मांग बराबर ADF माइनस ADU बराबर FC। ये जो FC अंतर है वही अभावी मांग का न्यून मांग कहलाएगा।